हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम कोल्ड वॉर एरा के एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। We'll start with the MCQ type question. Here you can see question number 1. Which among the following statement about the Cold War era is wrong? मतलब जो नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो कोल्ड वॉर एरा से रिलेटेड हैं और उसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो पहली लाइन है, इट वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द यूएस एंड द सोवियत यूनियन एंड द रेस्पेक्टिव अलाइज। सही, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द सुपर पावर। यस, ये हमने पढ़ा ही था कि कोल्ड वॉर का मतलब ही यही था, differences of ideology, and yes, this statement is also true. Another is it triggered off an arms race. ये भी हमने पढ़ा कि बहुत सारे weapons, nuclear arsenal इकट्ठे हो गए थे during the Cold War period. So this statement is also correct. Another is the US and USSR were engaged in direct wars. No, this statement is wrong. तो इसके अंदर basically ऑब्वियसली ये हमने पढ़ा ही था कि कोल्ड वॉर जो है इट इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन जिसमें कभी भी हॉट वॉर या डायरेक्ट वॉर की सिचुएशन इमर्ज नहीं हो पाती है, इसलिए इसको कोल्ड वॉर कहा जाता है। अगर वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है या डायरेक्ट वॉर्स हो रहे हैं तो यानी कि वो कोल्ड वॉर नहीं है, वो हॉट वॉर है। ठीक है, सो yes, this statement, out of all these statements, this statement is wrong that US and USSR were engaged in direct war. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पर आएंगे, which among the following statement does not reflect the objective of NAM? NAM means non-aligned movement. ये हमने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं और स्पेसिफिकली इंडिया जैसे कंट्री, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम किसी भी ग्रुप को किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे। दैट इज व्हाई दे स्टार्टेड अ NAM। तो NAM के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें बताया गया है enabling newly decolonized country to pursue independent policy. करेक्ट, इंडिया जैसे जितने भी NAM कंट्री मेंबर्स थे वो चाहते थे कि जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हैं वो किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन ना करे बल्कि अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी फ्रेम करे। उसके बाद है नॉट टू ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री अलायंसेस। दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि वो यही चाहते थे कि इंडिपेंडेंट पॉलिसी बने और किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन ना करे। उसके बाद जो है थर्ड इसमें बोला गया पॉलिसी फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इशू। कई लोग ये कहते हैं कि NAM मतलब ये होता है कि न्यूट्रल रहना, किसी के भी साथ जो है कोई भी फेवरिज्म नहीं दिखाना, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना, आइसोलेट रहना। बट हियर जो NAM हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, जो नॉन लाइन मूवमेंट इस चैप्टर में पढ़ा है, वो न्यूट्रलिटी को फॉलो नहीं करता है। वो हमेशा उस इशू में उस इवेंट में इंटरवीन करता है जहां उसको लगता है ये सही है। जैसे कि जब नॉर्थ को कोरिया वॉर हुई थी तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसको शांत कराने में इंडिया ने इंटरफेयर किया था और जितने भी पावर ब्लॉक थे उनकी पावर को बैलेंस करने के लिए कि कभी भी कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट ना हो, उसमें भी टाइम टू टाइम इंडिया ने इंटरवीन किया है। जिससे ये प्रूफ होता है कि जो NAM की पॉलिसी है जो कोल्ड वॉर 1945 से 1991 में अडॉप्ट की थी वो पूरी तरीके से न्यूट्रल नहीं थी। ठीक है, तो सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ NAM। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ NAM, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। उसके बाद लास्ट इसमें बोला गया है फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। डेफिनेटली जो NAM का इशू था वो ये था कि ये जो टू पावर ब्लॉक्स हैं इनके चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जो न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये न्यूली डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, वो आगे ना आ पाए या उनको बेसिक रिसोर्सेज ना मिल सके। तो हमने पढ़ा भी था कि इंडिया ड्यू टू दिस NAM न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर वाज इंट्रोड्यूस्ड, जिसका भी पर्पस यही था कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो आगे आए और अपनी जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर काम कर सके। सो डेफिनेटली दिस पॉइंट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ NAM, focus on the elimination of the global inequality. Fine. So the answer of this question is C. Following in a policy of neutrality on global issue is not an objective of NAM. Then the third question. Mark correct or wrong against each of the following statement that describe the features of military alliances formed by the superpowers.
हमने ये पढ़ा था कि जो पावर ब्लॉक, जो वर्ल्ड जो था वो 2 पावर ब्लॉक में डिवाइड हो गया था। उन्होंने जो है अलग अलग मिलिट्री अलायंसेस को बनाए थे टू बी मोर पावरफुल, ठीक है। उसके अलावा और क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और क्या कारण थे जो है अलायंसेस में अलायंस बनाने का, वो हम देखेंगे। जिसमें हम इसमें हम देखेंगे कौन से कारण थे और उन कारणों को हम रॉन्ग करेंगे जो नहीं थे, जो कारण थे उनको हम टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद से बोला गया मेंबर कंट्रीज ऑफ द अलायंस आर टू प्रोवाइड बेसिस इन देयर रिस्पेक्टिव लैंड्स फॉर द सुपर पावर। डेफिनेटली अलायंस बनाने का पर्पस ही यही था कि जितने भी पावर ब्लॉक हैं अपने मेंबर कंट्रीज में मिलिट्री बेसिस बना सके, उनके जो सोल्जर्स हैं वो उनकी जो मिलिट्री एक्सपैंड हो सके, टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो सके, ताकि वो अपनी जो एनिमी कंट्री है या जो अपोजिट ब्लॉक है उसके ऊपर नजर रख सके। उसके बाद नेक्स्ट है मेंबर कंट्रीज टू सपोर्ट, सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। member countries to support the superpower both in terms of ideology and military strategy. Fine. Obviously चाहे आप कितने भी बड़े पावर ब्लॉक हैं, आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट की, मिलिट्री सपोर्ट की या आइडियोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है। एक मॉरल सपोर्ट आपको चाहिए कि जो भी आप जिस भी बेस पे आप कोल्ड वॉर स्प्रेड कर रहे हैं या जिस भी बेसिस पे आप कह रहे हैं कि आई एम सुपर पावर, उस बेस को सपोर्ट करने वाला होना ही चाहिए। जब तक आप मेजॉरिटी में अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो डेफिनेटली मिलिट्री अलायंसेस बनाने का पर्पस ही ये था कि जो पावर ब्लॉक है उनको मिलिट्री सपोर्ट और जो है आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिल सके। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद थर्ड है व्हेन अ नेशन अटैक्स एनी मेंबर कंट्री इट इज कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल द मेंबर कंट्रीज। अगर मिलिट्री अलायंस के आप मेंबर हैं और आपके ऊपर कोई भी अटैक करता है तो वो पूरे मेंबर अलायंस पे अटैक माना जाएगा और सब मिलकर उसका जवाब देंगे। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अलायंस बनाने का पर्पस ही यही था। जितनी भी वीक कंट्रीज हैं वो अलायंस इसलिए बना रही थी ताकि वो जो एनिमी कंट्री है, जो अपोजिट अलायंस है, उनसे बच सके और एक पावरफुल पोजीशन उनकी बरकरार है, इसीलिए दे ज्वाइन द अलायंसेस। उसके बाद ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सुपर पावर, लास्ट स्टेटमेंट है, सुपर पावर्स असिस्ट ऑल द मेंबर कंट्रीज टू डेवलप देयर ओन न्यूक्लियर वेपन्स। नॉट एट ऑल। जितने भी पावर ब्लॉक्स थे बल्कि दे क्रिएटेड आर्म ट्रीटीज, आर्म कंट्रोल ट्रीटीज उन्होंने बनाई थी ताकि जो है ये जितने भी न्यूली डेवलपिंग कंट्री हैं या जो मेंबर कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट ना कर सके, न्यूक्लियर या वॉर आर्सेनल तैयार ना कर सके। तो जब वो एक जगह ट्रीटीज बना रही हैं आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए तो सपोर्ट तो वो कर ही नहीं सकती। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फाइन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here is a list of countries. Write against each of these block they belong to during the Cold War. अब इसमें अलग अलग कंट्रीज के नाम गिवन है और ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि ये कंट्रीज किन ब्लॉक से बिलोंग करती थी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पोलैंड का नाम दिया है। पोलैंड, मैंने आपको बताया था कि 2 अलायंसेस बने थे, एक था ईस्टर्न अलायंस और था वेस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस वो था जो यूएसए को फॉलो करता था और ईस्टर्न अलायंस वो था जो यूएसएसआर को फॉलो करता था। तो सबसे पहले है पोलैंड। पोलैंड बिलोंग टू ईस्टर्न अलायंस। फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ईस्टर्न अलायंस, यानी कि दे बिलोंग टू वॉर्सो। ठीक है, उसके बाद फ्रांस। फ्रांस बिलोंग्स टू वेस्टर्न अलायंस, दे बिलोंग्स टू नाटो। Okay, then we have Japan. Japan definitely Western Alliance से belong करता था. Then we have Nigeria. Nigeria belong to a third alliance which is called as NAM. ठीक है. Then we have North Korea. North Korea belongs to Eastern Alliance. And then we have Sri Lanka. Sri Lanka belongs to NAM. ठीक है, ये इसमें कुछ समझाने का नहीं है, ये सिर्फ आपको याद करना है कि जो है ये आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्कर के अंदर कि आप ये बताइए कि ये कंट्रीज जो है ये किस पावर ब्लॉक को बिलोंग करती है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है इस टेक्स्ट बुक के, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोल्ड वॉर प्रोड्यूस आर्म
an arm race as well as arms control. What were the reason for both these development? क्वेश्चन का मतलब है कि जो कोल्ड वॉर का पीरियड था वो दोनों चीजों को सिग्निफाई करता है, जहां एक तरफ आर्म कंट्रोल की बात की गई है, वेरियस स्ट्रैटेजीज बनाई गई है, ट्रीटीज बनाई गई है, दूसरी तरह आर्म रेस भी हुई है, मतलब एन नंबर ऑफ जो वेपन्स हैं वो प्रोड्यूस किए गए हैं, न्यूक्लियर आर्सेनल क्रिएट किए गए हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्रिएट की गई है, सिस्टम क्रिएट किया गया है, कई सारे वेपन जो है बहुत ही हेवी क्वांटिटी में जो है बनाए गए हैं। तो ऑब्वियसली तो कई बार जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या कई बार जो जो पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं वो ये कहते हैं कि बेसिकली जो कोल्ड वॉर का पीरियड है ये तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल टाइम था जिसमें हर कोई जो है आर्म रेस में लगा हुआ था, आर्म कंट्रोल तो छोड़िए, आर्म रेस में लगा हुआ था, हर कोई अपनी आर्म की एक फौज खड़ी करना चाहता था और हर कोई अपने आप को सुपीरियर शो करने में लगा हुआ था इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग द आर्म। तो ये स्टेटमेंट है और बोला गया है कि व्हाट वर द रीजन फॉर बोथ दीज डेवलपमेंट। मैं कहूंगी हाँ ऐसा हुआ था कि आर्म कंट्रोल भी चल रहा था, आर्म रेस भी चल रही थी, पर उसका क्या कारण है पहले मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी, फिर मैं बताऊंगी कि ये एनसीईआरटी के कौन से पेज पे ये आंसर गिवन है। डेफिनेटली क्या था कि जो दोनों पावर ब्लॉक थे वो एक दूसरे से जहां अपने आप को पावरफुल प्रूव करना चाहते थे वहां एक दूसरे से डरते भी थे, सस्पिशियस भी थे कि कोई दूसरी पावर ऐसा कोई आर्सेनल या ऐसा कोई वेपन ना बना ले, ऐसा कोई सिस्टम ना बना ले जिससे वो हमारे अलायंस को या हमारे ब्लॉक को हरा सके। तो ये हमेशा जो एक डाउट, सस्पिशियस का डाउट रहता था और अपनी पावर को और ज्यादा जो है डोमिनेंट बनाने का एक सिचुएशन बनी रहती थी और हमेशा लगता था कि सामने वाले ब्लॉक कहीं अटैक ना कर दे या कभी लड़ाई ना हो जाए, ऐसी कोई सिचुएशन ना आ जाए कि हमें लड़ना पड़ जाए, तो हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। तो बहुत सारी बातें थी जो पावर ब्लॉक्स में जो है दिमाग में, पावर ब्लॉक्स के या अलायंसेस के दिमाग में चलती रहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने कई आर्म्स बैन ट्रीटीज तो बनाई बट साथ ही साथ कई सारे आर्म्स भी प्रोड्यूस करे। अब जैसे बोला जाता है कि यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेट होने का कारण है उसका एक कारण ये था कि उसने सारा पैसा आर्म रेस में ही लगा दिया, यूएसए को compete करने के चक्कर में सारा पैसा जो है वो आर्म रेस में ही लगा दिया, जिसकी वजह से उसके जो इंटरनल क्राइसिस थे वो इतने ज्यादा बढ़ गए कि बाद में उस ग्रुप को वो संभाल ही नहीं पाया और वो डिसइंटीग्रेट हो गया। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। खैर तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि देवर अ रीजन जिसकी वजह से आर्म रेस एज वेल एज आर्म कंट्रोल दोनों हुई थी। तो मैं वो आपको जो है पेज दिखाना चाहूंगी जहां पे इसका जो है आंसर गिवन है और आप कोशिश ये करें कि आप उसको अच्छे से याद करें। इट इज ऑन पेज नंबर 8। हाँ, तो इसमें पेज नंबर 8 पे आपको ये आंसर मिलेगा। आप ये पैराग्राफ देखेंगे। Since the Cold War did not eliminate the rivalry between the two alliances, mutual suspicion led them to arm themselves to the teeth and to constantly prepare for the war. तो जो कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी वो जो राइवलरी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था कोल्ड वॉर के शुरू होने तक, कोल्ड वॉर के खत्म होने तक, उस डिफरेंसेस को मिटा तो नहीं पाया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक म्यूचुअल सस्पिशन की, एक म्यूचुअल शक की जो सिचुएशन थी हमेशा बनी रही, जिसकी वजह से कम हमेशा जो माइंड में ये चलता रहता था कि कब वॉर होगी, और हमेशा जो है इस चक्कर में जो है दे स्टार्टेड कंपाइलिंग ह्यूज आर्म्स and etc. So huge stocks of arms were considered necessary to prevent war from taking place. तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि यस आप कह सकते हैं कि जो कोल्ड वॉर का पीरियड है
वो आर्म रेस भी था और आर्म कंट्रोल भी था। उसके बाद आगे का भी पैराग्राफ जो है इस चीज को प्रूव कर रहा है कि द टू साइड्स अंडरस्टूड दैट वॉर माइट अकर इन स्पाइट ऑफ रेस्ट्रेन, आइदर साइड माइट मिसकैलकुलेट द नंबर ऑफ वेपन्स इन देयर पोजीशन। कई बार ऐसा लगता था पावर ब्लॉक को कि अरे इनके पास तो मेरे पास से ज्यादा वेपन है तो मुझे तो और वेपन बनाने ही है। तो ये सस्पिशन जो है दिमाग में चलता रहता था कि कुछ जरूर कुछ चल रहा है, इतना पैसा कहाँ जा रहा है, वेपन्स में ही इन्वेस्ट हो रहा होगा। तो इस मिसकैलकुलेशन या सस्पिशन के चक्कर में दोनों तरफ से आर्म रेस और आर्म कंट्रोल दोनों ही चल रहा था। दे माइट मिसअंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द अदर साइड, ठीक है। और कई बार ये भी लगता था कि जो ऐसा ना हो कि सामने से न्यूक्लियर वॉर हो जाए। कई बार ऐसा लगता था कि कोई ऑफिशियल गलती से न्यूक्लियर वेपन का बटन दबा दे, कोई गलती से फायरिंग कर दे, कोई गलती से मिसाइल लॉन्च कर दे, तो ऐसा हो सकता था कि सिचुएशन कोल्ड वॉर की वॉर में कन्वर्ट हो सकती थी। तो यस, इस पूरे सिचुएशन की वजह से, इस पूरे डर की वजह से, इस सिनेरियो की वजह से हमेशा जो कोल्ड वॉर का पीरियड है वो आर्म रेस के साथ साथ, आर्म कंट्रोल के साथ साथ आर्म रेस भी चलती रही, ठीक है। तो यस, वी कैन से दैट यस, आर्म रेस प्लस आर्म कंट्रोल बोथ वी कैन सी इन कोल्ड वॉर पीरियड एंड दीज आर सम रीजंस। अच्छा, एक चीज और, जितना भी एक्सप्लेनेशन आप ले लें, जितना भी आप चीजों को समझ लें, पर जब तक आप एनसीईआरटी रीड नहीं करेंगे तब तक आप एग्जैक्ट आंसर जो है फ्रेम नहीं कर पाएंगे। जो भी मैं आंसर अभी आपको यहाँ पे मार्क करा रही हूँ, ये आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में मदद करेगा और आंसर लिखते हुए भी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, जिससे आपके फुल मार्क्स के चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से नीचे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, हाँ जी, हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, Why did superpowers have military alliances with smaller countries? Give 3 reason. ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जितने भी जो है सुपर पावर्स है उन्होंने मिलिट्री ग्रुप्स के साथ अलायंसेस क्यों बनाए थे। भाई, ऑलरेडी दे आर वेरी पावरफुल, दे डोंट नीड एनी अलायंसेस, बट स्टिल दे कन्विंस्ड देमसेल्फ कि नहीं, अलायंसेस तो होना ही चाहिए। जितने ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे, जितने ज्यादा लोग आपके साथ होंगे, उतनी ज्यादा आपकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। ये सोच तो खैर अभी भी हम लोग मानते हैं कि जितने ज्यादा आपके फॉलोअर होंगे आपको उतना ही ज्यादा जो है पॉजिटिव और उतना ही ज्यादा जेन्युइन माना जाएगा, चाहे आप सही हो या गलत हो। उस यही सोच के साथ जितने भी पावर ब्लॉक थे वो ये मानते थे कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने साथ रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में प्रूफ हो जाएगा कि यस, वी आर मोर पावरफुल। और सेकेंडली, चाहे आप कितने पावरफुल हैं, आपको कभी ना कभी किसी ना किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती ही है। तो दैट इज वाई जो मिलिट्री पावर ब्लॉक थे उन्होंने वेरियस मिलिट्री अलायंसेस बनाए थे। अब दोबारा से मैं आपको जो है एनसीईआरटी का वो पेज दिखाना चाहूंगी जिसके अंदर जो है ये आंसर गिवन है। थोड़ी सी पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी बिकॉज एनसीईआरटी भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हाँ, ये वाला जो पार्ट है इसमें लिखा है कि द स्मॉलर स्टेट्स वर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर्स इन गेनिंग टू, इसलिए जो है मिलिट्री अलायंसेस के साथ जो है लाइंस, स्मॉलर कंट्रीज के साथ मिलिट्री लाइंस बनाना ज़रूरी है फॉर द वाइटल रिसोर्स ऑयल एंड मिनरल। जैसे कि जो यूएसएसआर के जितने भी अलायंस थे दे आर वेरी गुड इन लाइक ऑयल एंड नेचुरल गैस रिसोर्स, और ये आज के टाइम पे या तब भी जो है बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कई बार क्या है कि ऑयल रिसोर्स के लिए या गैस रिसोर्स के लिए आपको जो है मिलिट्री अलायंस या स्मॉलर अलायंस जो है काफी मदद कर पाते हैं, क्योंकि ऑयल और पेट्रोल ऐसी चीजें हैं जो हर चीज में, हर टेक्नोलॉजी में, हर जो है वेपन में इस्तेमाल होती है। उसके बाद ये है द टेरिटरी फ्रॉम वेयर सुपर पावर कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में कि क्यूबा के अंदर जो है यूएसएसआर ने अपना जो है मिलिट्री बेस बना लिया था और ऐसा बोला जा रहा था कि वहां से जो है यूएसएसआर जो है यूएसए के ऊपर न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करेगा। तो डेफिनेटली कई बार इस तरह से अलायंसेस बनाने की मदद से आप जो है अपनी एनिमी कंट्री पे बड़ी आसानी से जो है वेपन्स जो है लॉन्च कर सकते हैं और उन पे अटैक कर सकते हैं। तो ये कारण थे। उसके बाद जो है लोकेशंस फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर।
करें। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आपके एनिमी कंट्री में क्या चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप रिलैक्स हो जाए और कोई स्ट्रैटेजी ऐसी प्लान हो जाए कि आप जो है हार जाए। तो ये भी एक कारण था कि स्मॉलर कंट्री के साथ अलायंस बनाने का, कि जो आप दूसरे की लोकेशन पे स्पाई कर सके और जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसको भी चेक कर सके। उसके बाद लास्ट इसमें बताया गया इकोनॉमिक सपोर्ट। डेफिनेटली चाहे आप कितने भी अमीर हैं, जब भी लड़ाई होती है, कोई भी क्राइसिस होता है, जितना भी पैसा आ जाए वो कम पड़ता है। तो हमेशा पावर ब्लॉक की सोच में रहता था कि कभी किसी भी रिसोर्स की कमी ना पड़ जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ अलायंस विद अ स्मॉलर कंट्री, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे शायद इकोनॉमिकली वो इतने साउंड नहीं है, पर नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा अबेंडेंस है वहाँ पे। और कहीं अगर नेचुरल रिसोर्स नहीं है तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ह्यूमन लेबर बहुत ज़्यादा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ अलायंस। चाहे आप कितने भी पावरफुल हो, चाहे कितने भी डेवलप्ड हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आज भी अलायंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आप अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव डिस्कस। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ रही है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? सॉरी, question number 7. Sometimes it is said that the Cold War was a simple struggle for power and that ideology had nothing to do with it. Do you agree with this? कई बार बच्चे कहते हैं हाँ, आइडियोलॉजी का कोई काम नहीं था, ये सिर्फ जो है अपनी पावर जो है प्रूव करनी थी और इसीलिए जो है इतनी सारी जो है लड़ाई झगड़ा हुआ, इतने सारे लाइन्स बने एंड ऑल दैट। बट इट इज रॉन्ग। इसका आंसर सिंपली आप यही कहेंगे कि द कोल्ड वॉर वॉज अ सिंपल स्ट्रगल फॉर पावर एंड दैट आइडियोलॉजी हैड नथिंग टू डू विद इट। आप कहेंगे नो, कोल्ड वॉर इज सिंपली अबाउट द स्ट्रगल ऑफ आइडियोलॉजी। इट इज ओनली अबाउट द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस that created a world into a two part, USA and USSR। क्योंकि अगर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ना होता, सिर्फ पावर ब्लॉक होता, तो यूएसए और यूएसएसआर तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ ही थे, तो क्या जरूरत थी दोनों को अलग होने की। दूसरी बात ये कि इसमें पूछा गया है गिव वन एग्जांपल टू सपोर्ट योर पोजीशन। अगर सपोज सिर्फ जो है पावर शो की बात होती तो क्यों सारी कम्युनिस्ट कंट्री यूएसएसआर को ज्वाइन कर रही थी और सारी कैपिटलिस्ट और लिबरल कंट्री जो है यूएसए को ज्वाइन कर रही थी? तो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे ही मिलिट्री अलायंसेस बने थे। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो कोल्ड वॉर का जो सिनेरियो था वो सिर्फ एक पावर प्ले था, उसमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कोई रोल नहीं था। नहीं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। और अगर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे डिवीजन नहीं होता तो जो वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस बना है वो भी ऐसे क्रिएट नहीं होते। जो वर्ल्ड जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड में डिवाइड हो गया, ये अपने आप में ही प्रूव करता है कि पूरा वर्ल्ड जो था वो दो आइडियोलॉजीज में डिवाइड हो गया था। तो जो कैपिटलिस्ट लिबरल कंट्रीज थे वो यूएसए के साथ अलाइंड हो गए थे और जो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट कंट्रीज थे वो यूएसएसआर के साथ अलाइंड हो गए थे। तो ये बिल्कुल गलत होगा कहना कि इट्स ऑल अबाउट द पावर प्ले। नो, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। कई बार वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको खुद अपनी तरह से आंसर जो है लिखने पड़ते हैं, बट एग्जाम्पल्स पे आप पे बहुत स्ट्रेस देना है। जब भी आप पॉलिटिकल साइंस का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देने से मार्क्स की एश्योरेंस बढ़ जाती है। अगर आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन देके एग्जाम्पल नहीं देंगे तो कई बार आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, प्रेजेंटेशन पे हमेशा ध्यान रखें, एक एग्जाम्पल जरूर आपके आंसर में होना चाहिए टू प्रूफ योर स्टेटमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट वाज द इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स द यूएस एंड यूएसएसआर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा? डू यू थिंक दैट दिस पॉलिसी हेल्प्ड इंडियाज इंटरेस्ट? अच्छा, तो डेफिनेटली इसके अंदर ये क्वेश्चन पढ़ते ही तो सबसे पहले आपके दिमाग में नाम नॉन लाइन मूवमेंट आएगा। जब हम लोग जो है न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हुए थे तो हमने डिसाइड किया था कि हम लोग ना तो यूएसए को ज्वाइन करेंगे ना यूएसएसआर को ज्वाइन करेंगे, इसलिए हमने नैम को सपोर्ट किया और वी हैव ज्वाइंड नैम एंड वी आर आल्सो फाउंडर मेंबर ऑफ नैम, दैट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट। पर नॉन अलाइंड मूवमेंट में होने के बावजूद भी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो ना तो बहुत ज्यादा
एक्टिव थी और ना ही बहुत ज्यादा पैसिव थी, मतलब ना ही हम बहुत ज्यादा इनके साथ इंटरफेरेंस शो कर रहे थे और ना ही हम ऐसा है कि दोनों से आइसोलेट हो गए थे। ठीक है, जैसे कि नाम के लिए हमने बताया कि ना तो वो न्यूट्रल थी ना वो आइसोलेट थी, हमने अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट किया। हमने जो है कई बार यूएसएसआर को सपोर्ट किया, कई बार यूएसए को सपोर्ट किया, जैसे कोरियन वॉर के बारे में हम बोलते हैं। और कई बार जब पावर ब्लॉक्स के बीच में बहुत टेंशन बढ़ जाती थी तो कई बार नाम कंट्रीज में या इंडिया जैसी कंट्रीज में इंटरफेयर करती थी और पावर को बैलेंस करने की कोशिश करती थी। और यूएन के अंदर भी जो है हमारी बातों को, हमारी एडवाइस को कंसिडर किया जाता था। तो हमारी पॉलिसी जो थी ना तो एक्टिव ना तो पैसिव थी और ना ही जो है ज्यादा एक्टिव थी, मतलब हम एक बैलेंस रोल प्ले करते थे। और डू यू थिंक दैट दिस पॉलिसी हेल्प इंडिया इंटरेस्ट? डेफिनेटली इस पॉलिसी से हमें जो है बहुत फायदा हुआ। हम लोग एक थर्ड वर्ल्ड के ग्रुप के फॉर्म में आ गया है, हम लोग एक प्रेशर ग्रुप के फॉर्म में आ गया है और हमारे ग्रुप ने, नाम ने अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि हम लोग एक प्रेशर ग्रुप की तरह सामने है, हमारी बात को सुना जाता था, हमारी बात को वेटेज दी जाती थी, कंसिडर किया जाता था। और डेफिनेटली हमें बहुत फायदा हुआ, इकोनॉमिकली हमें बहुत फायदा हुआ। जितने भी वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंसेस थे उनमें हमें बिजनेस करने का मौका मिला, ट्रेड अलायंसेस हमारे बने, हमें इकोनॉमिक सपोर्ट मिला, हमें पॉलिटिकल सपोर्ट मिला और डेफिनेटली हमें उससे बहुत फायदा हुआ। जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो तो आपका एनसीईआरटी में गिवन भी है कि व्हाट आर द इंडियाज इंटरेस्ट interest of making the alliances. I think it is given on बहुत धीरे ही चल रहा है। India and the Cold War and the USSR, then two ways. Yes, here you can find the answer. आपको बेटा सारे आंसर जो है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड एनसीईआरटी। हम जब भी चाहे हम 12th क्लास में आ गए हैं पर एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते, यू नो दैट। तो इंडिया को जो है डेफिनेटली जो है यहाँ आप देखेंगे इंडियाज इंटरेस्ट वर डायरेक्टली, वेरी डायरेक्टली इन एट लीस्ट टू वेज। First, non-aligned allowed India to take international decisions and stances that served its interest rather than the interest of superpower and their alliances. मतलब सुपर पावर्स तो क्या हमसे फायदा उठाते, हम लोगों ने जो है हमें फायदा मिलना शुरू हो गया था और हमारी बातों को, हमारे एडवाइजर्स को प्रेफरेंस देनी मिलनी शुरू हो गई थी, जो अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि हम ना इकोनॉमिकली साउंड थे ना पॉलिटिकली साउंड थे, तो हमें फिर भी जो इतनी प्रेफरेंस दी जा रही है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो है सेकंड इसमें बताया गया कि इंडिया वाज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। इफ इंडिया फेल्ट इग्नोर्ड और अनड्यूली प्रेशराइज्ड बाय वन सुपर पावर, it could tilt towards the other. Neither alliance system could take India for granted or bullied. कभी अगर हमें लगता था कि यूएसएसआर हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो हम यूएसएसआर की तरफ अलाइंड हो जाते थे, टिल्ट हो जाते थे। और कभी अगर हमें लगता था कि यूएसएसआर टेकन फॉर ग्रांटेड है तो हमें ले रहा है तो हम यूएसए की तरफ इंक्लाइंड हो जाते थे। ये बहुत स्ट्रैटेजिकली ये हमें बहुत प्रॉफिटेबल साबित हुआ और हमने बहुत अच्छे से कोल्ड वॉर का पीरियड मैनेज किया बिना किसी लॉस के, बिना किसी अटैक के। तो ये हमें फायदा हुआ ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। और जो नाम हमने नहीं अडॉप्ट किया था उससे हमें बहुत फायदा हुआ। हम और यही कारण है कि हम काफी जल्दी जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इतना फेमस हो गए और अपनी बात को हम जो है बड़ी आसानी से आज भी जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में प्रेजेंट कर पाते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? NAM was considered as third option by third world countries. How did this option benefit their growth during the peak of कोल्ड वॉर? डेफिनेटली ये दोबारा वही रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। थर्ड वर्ल्ड ऑप्शन था, थर्ड वर्ल्ड ऑप्शन था ये डेफिनेटली, जहां वर्ल्ड जो था दो पावर ब्लॉक में डिवाइड हो गया था और सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, वहां हमने वर्ल्ड को एक थर्ड ऑप्शन दिया। वो कंट्रीज जो डेफिनेटली यूएस या यूएसएसआर के साथ इंक्लाइन नहीं होना चाहते थे उनको हमने एक पावरफुल और जो है एक बहुत इफेक्टिव ऑप्शन दिया, थर्ड वर्ल्ड ऑप्शन। और जो है बहुत फास्ट और बहुत स्पीड से जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी उन्होंने थर्ड वर्ल्ड को जो है ज्वाइन किया, क्योंकि हमारा पर्पस यही था कि इकोनॉमिकली डेवलप करना, सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करना और इंडिपेंडेंट पॉलिसी
पॉलिसी फ्रेम करना। तो डेफिनेटली जो है ये नाम मेंबर्स और जितनी भी न्यूली डेवलपिंग या इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उनको बहुत फायदा हुआ इससे। और जो इंटरेस्ट था वो हमने ऊपर भी डिस्कस किया, जो हम नीचे भी लिख सकते हैं इस आंसर में। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, what do you think that the statement NAM has become irrelevant today give reason to support your opinion? नाम बना था जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, यानी कि जब ये बात आ रही थी कि आप या तो यूएसए ज्वाइन करिए या यूएसएसआर ज्वाइन करिए, तब जो लोग ना तो यूएसए और यूएसएसआर ज्वाइन करना चाहते थे उन्होंने अपने लिए एक नाम बनाया, एक शील्ड बनाई कि हमने विल नॉट गोइंग टू ज्वाइन आइदर द वेस्टर्न अलायंस और द ईस्टर्न अलायंस। तो हमने जो है एक ग्रुप बनाया नॉन अलाइन मूवमेंट। अब वो सिर्फ कोल्ड वॉर के लिए ही बना था। कोल्ड वॉर खत्म हो गई 1991 में, तो नाम भी खत्म हो जाना चाहिए। इसका मतलब नाम की कोई रेलेवेंस नहीं है? नो, नाम की रेलेवेंस आज भी है। नाम आज भी एक एक्टिव ग्रुप है और जितनी भी जो है इसकी मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे की जो है हेल्प कर रही है, मदद कर रही है। जरूरी थोड़ी है कि नाम सिर्फ पावर ब्लॉक से बचने का ही एक मूवमेंट था। नाम का पर्पस ये भी था कि जितनी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है उनको आगे आने का मौका मिले, उनको अपनी डेवलपमेंट का मौका मिले और उनको जो बाकी वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको आइडेंटिटी दे, उनको कंसिडर करें। क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रिकॉग्निशन, कंसिडरेशन। जो आज भी जो है काफी जो वीक कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो नाम अम्ब्रेला में अपने आप को सेफ महसूस करती हैं और जो है कई बार रिसोर्सेज शेयर करने की वजह से या इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज को शेयर करने की वजह से वो भी अपने आप को जो है सेफ या डेवलप या डेवलपिंग मोड में महसूस करती हैं। तो जो नाम की रेलेवेंस है वो आज भी है, इसकी रेलेवेंस जो है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है और अभी भी एक्टिवली ये काम कर रहा है और इसके अंदर इंडिया जो है एक बहुत ही डोमिनेंट और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसके अलावा आपको लगता है कि आपको पूछना है, डू राइट ऑन स्टडी खजाना। थैंक यू सो मच।